प्यारे दोस्तों नमस्कार। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से और आप जो है जून 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए बेहद उपयोगी ये क्लास होने वाली है। ठीक है, 10 मिनट शो का थर्ड एडिशन जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, काफी बड़ा यह अधिनियम था, काफी डिटेल में इसमें प्रोविजन थे और काफी सारे इसके प्रोविजन है खासतौर पे प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए। उनको संविधान में बहुत ज्यादा परिवर्तनों के बिना ही शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था को लिया गया। हालांकि संघीय व्यवस्था एक विस्तृत व्यवस्था होती है, उसमें काफी सारे प्रावधान होते हैं। तो कुछ प्रावधान जो है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित हैं और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो 1935 के इस अधिनियम से प्रेरित हैं भारत के संविधान में। इसके अलावा राज्यपाल का कार्यालय यानी राज्यपाल की नियुक्ति है ना, राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति तो आप जानते हो कि वो अंग्रेजों के जमाने में भी होती थी, है ना। तो ये राज्यपाल का जो कार्यालय है ये लिया गया है 1935 के अधिनियम से। ठीक है, इसके अलावा न्यायपालिका से संबंधित, लोक सेवा आयोग से संबंधित और आपातकालीन उपबंध, है ना, ये उपबंध जो है लिए गए हैं 1935 के अधिनियम से। ठीक है, जैसे लोक सेवा आयोग के बारे में आप जानते हो कि संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना से संबंधित प्रावधान था 1935 के अधिनियम में। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ, उसके बाद आगे चलकर उसी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रूप जो है दे दिया गया था। इसके अलावा प्रशासनिक विवरण जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है इस अधिनियम का भारत के संविधान को। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हैं वो यहीं से ली गई हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत के संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत। तो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो तो निश्चित रूप से ब्रिटेन का संविधान ही है। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया? संसदीय व्यवस्था को लिया, विधि के शासन को लिया गया। ठीक है, इसके अलावा विधायिका में या संसद में विधान बनाने की प्रक्रिया को यहीं से लिया गया है। दोहरी नागरिकता हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी ब्रिटेन से ही प्रेरित है ना। संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम जो है ये ब्रिटेन से ही प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा जो रिट का कॉन्सेप्ट है ना, आर्टिकल 32 में रिट है, जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 में रिट है, जारी कर सकता है हाई कोर्ट। तो ये जो रिट का कॉन्सेप्ट है ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। ब्रिटेन में परमाधिकार लेख के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, यानी प्रीरोगेटिव रिट्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो रिट का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है ब्रिटेन से। क्लियर है बच्चों यहां तक आपको? इसके अलावा संसदीय प्रणाली ली है तो संसद के विशेषाधिकार यानी संसद के सदन के विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों यानी सांसदों के विशेषाधिकार। ठीक है, तो ये जो है संसदीय परंपराओं पर आधारित हैं, ब्रिटेन से ही प्रेरित हैं। इसके अलावा द्विसदनात्मक व्यवस्था, ब्रिटेन में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो हमारी जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो ब्रिटेन से प्रेरित है कई मामलों में। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान का काफी प्रभाव है भारत के संविधान पर। तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है आप देखो यहां पे। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए। इसके अलावा न्यायपालिका जो है अमेरिका की उससे काफी कुछ ग्रहण किया गया है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका जो है वो एक संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होती है ना, ताकि विभिन्न सरकारें अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर कार्य कर सकें, यह सुनिश्चित किया जा सके न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, है ना। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यानी कि कार्यपालिका और विधायिका जो है अपनी संवैधानिक अधिकारिता में रहकर कार्य करे, संविधान का उल्लंघन ना करे,
है ना। तो इसके लिए न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी लिया गया है अमेरिका से। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, हमारे देश में उपराष्ट्रपति जो है वो संघीय विधायिका के उच्च सदन का सभापति होता है, और यही व्यवस्था अमेरिका में है। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट होता है वो यूएस कांग्रेस के उच्च सदन यानी सीनेट का सभापति होता है। तो राष्ट्रपति पद को लेकर, उसकी संवैधानिक स्थिति को लेकर जो है भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में कुछ समानताएं हैं। ठीक है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रोसीजर और राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना, ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से प्रेरित हैं, अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इंपीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाना। हालांकि यह अलग बात है कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जबकि हमारे देश में राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है। अब आयरलैंड के संविधान की बात कर लेते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति के निर्देशक तत्व लिए गए जो भारत के संविधान को या भारत के संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को लोक कल्याणकारी बनाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली जो है वो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। तो ये जो प्रणाली है ये कहां से प्रेरित है? ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कनाडा के संविधान की बात करें तो संघीय व्यवस्था के कुछ तत्व जो है वो कनाडा से लिए गए हैं, है ना, और उनमें शामिल है सशक्त केंद्र। ठीक है, यानी मजबूत केंद्र। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा से प्रेरित है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी ऐसी शक्तियां जो किसी भी विधायी सूची में नहीं आती, ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, ऐसी अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअरी पावर्स कहां पर हैं? भारत के संविधान के अंतर्गत केंद्र में निहित है। तो यह कॉन्सेप्ट जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, है ना, जो राज्य में केंद्र के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट भी जो है कनाडा से प्रेरित है, और यह कॉन्सेप्ट जो है 1935 के अधिनियम से भी प्रेरित है। यानी कई सारी चीजें ऐसी हैं भारत की संवैधानिक व्यवस्था में जो एक से ज्यादा स्रोतों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता यानी कि आर्टिकल 143, है ना, कौन सा आर्टिकल है यहां पे? आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो परामर्शी अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना, वो कहां से प्रेरित है? वो कनाडा से प्रेरित है। ठीक है। तो हमारा संविधान का आर्टिकल 143 जो है यहां पे परामर्शी अधिकारिता की बात करता है। क्लियर? वेरी गुड। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का संविधान है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है समवर्ती सूची। ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किससे जुड़ा हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। जर्मनी का वाइमर संविधान जो है मतलब हुआ करता था पहले, है ना, अब तो नहीं एप्लीकेबल है जर्मनी में वाइमर संविधान। तो वाइमर संविधान जो था उसमें यह प्रावधान था कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। तो आप देख सकते हो भारत के संविधान में आर्टिकल 358 है और 359 है ना, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 क्या कहता है? आर्टिकल 358 ये कहता है कि अगर बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। और आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 ये कहता है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो उसके बाद राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके उस आदेश में लिख सकते हैं कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो
निलंबित किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करके भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट्स को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि भाई आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित जो है वो किया जा सकता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाइमर संविधान से प्रेरित है, वाइमर संविधान से प्रेरित है। हालांकि हिटलर ने वाइमर संविधान का दुरुपयोग करके ही वाइमर संविधान को निष्प्रभावी बना के अपनी तानाशाही स्थापित की थी, है ना, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जर्मनी का वाइमर संविधान जो है वो यहां से प्रेरित करता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके अलावा सोवियत संघ जो पहले हुआ करता था उसके संविधान से प्रेरित है यहां पर मूल कर्तव्य, ठीक है, और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, है ना, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और ये जो न्याय का आदर्श है ये किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? 1917 की क्रांति, ठीक है, 1917 की रूस की क्रांति, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, जिसके लिए व्लादिमीर लेनिन का नाम हम लोगों को पता है, हम लोग उनको जानते हैं। ठीक है, फ्रांस का संविधान जो है वो भी कई चीजें जो है देता है भारत के संविधान को, है ना, जैसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी रिपब्लिकन सिस्टम, यानी कि राष्ट्रपति जो है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो नियमित अंतराल पर जो है चुना जाता है ना, वो स्थायी नहीं होता, वो वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने ली है फ्रांस से। और इसके अलावा हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। और फ्रांस का संविधान जो है वो प्रेरित है फ्रांस की क्रांति से जो 1789 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित है, 1917 की क्रांति। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेरित है फ्रांस की क्रांति से जो 1789 में प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा आप देख सकते हो दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है उससे लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि जो प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो यहां पे दो चीजें हैं। ठीक है, यहां पर दो चीजें हैं। जापान का संविधान, अब देखो दो कॉन्सेप्ट है यहां पे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21, है ना, तो ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है जापान के संविधान से। जबकि मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या करते समय यह कहा था कि विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी आर्टिकल 21 में शामिल है। तो यह कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? यह कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, इनका संबंध संविधान के किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये हैं भारत के संविधान के विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों, राजनीतिक संस्थाओं के स्रोत। लेकिन ये बात आप महत्वपूर्ण है जिसको सुनिए, वो ये है कि भारत ने विभिन्न संविधानों से प्रेरणा ली है, लेकिन विभिन्न संविधानों से वही चीजें स्वीकार की हैं जो भारत के लिए बेस्ट थी, बेस्ट हैं। ठीक है, और भारत की परिस्थितियों के अनुसार उनको ढाल के, अडेप्टेशन करके ही भारत में इंप्लीमेंट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने बाहर से कुछ चीज जो है उसकी एज इट इज नकल कर ली हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर बाहर कोई कॉन्सेप्ट है जो प्रोग्रेसिव है, अच्छा है, तो उसको अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से ढालकर स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्रेडिट देना चाहिए हमारे संविधान निर्माताओं को। ठीक है, आज के 10 मिनट शो में बस इतना ही। जल्दी ही आपसे मिलेंगे एक और 10 मिनट शो लेकर। तब तक बने रहिए यूजीसी नेट RWA चैनल के साथ। आप सभी को शुभकामनाएं।